नष्ट करने का काम करती हैं। आज हम सभी बहुजनों को एक ऐसे सच्चे नेता को चुनने की जरूरत है जो बाबा साहेब के मिशन को आगे ले जाए और उन्हें वो सम्मान दिलाए जिसके वो असल में हकदार हैं। आज जो नेता लोग खुद को बाबा साहेब का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं, उन्होंने सत्ता में रहते हुए भी बाबा साहेब को सबसे कम सम्मान दिया। बाबा साहेब आंबेडकर जी ही इस देश के असली राष्ट्रपिता के हकदार थे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें केवल दलितों तक सीमित रखा। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि वह कौन लोग थे जिन्होंने जातीय मानसिकता का परिचय देते हुए बाबा साहब को राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया, और हम बहुजनों को क्या कुछ करना होगा जिससे बाबा साहब को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जा सके जिसके वह असल में हकदार हैं। दोस्तों, असल में बाबा साहब ही इस देश के राष्ट्रपिता थे और रहेंगे। हम उनके इस सम्मान का दर्जा लेकर ही रहेंगे। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप लोग असली अंबेडकरवादी होने के नाते इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। आप लोगों को सारी बातें आसानी से समझ में आएं, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर जी छोटे बच्चे थे। यह वह वक्त था जब उनकी जाति के बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। जो कि उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर थे, तो उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कोई और बच्चा उनसे बात ही नहीं करता, कोई उनके साथ खाना नहीं खाता। यहां तक कि स्कूल के जिस मटके से बाकी बच्चे पानी पीते थे, उन्हें उस मटके को छूने तक की इजाजत नहीं थी। स्कूल का रूल था कि बच्चों की सेटिंग जो है वह रोटेट होती रहती थी, मगर अंबेडकर जी को कभी बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया गया। उन्हें क्लास की सबसे आखिरी लाइन में, जहां बाकी बच्चों के जूते पड़े होते थे, वहां पर अकेले बैठना होता था। यहां तक कि बैठने के लिए उन्हें दरी भी घर से लानी पड़ती थी। दोस्तों, एक पल के लिए आप इमेजिन करिए, 5 या 6 साल का एक छोटा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है और कोई उससे बात ही नहीं कर रहा। उस बच्चे को यह भी पता है कि अगर मुझे स्कूल में प्यास लग गई तो कोई मुझे यहां पानी तक नहीं पीने देगा। यह बात मैं आज से 125 साल पहले की कर रहा हूं, वह भी उस बच्चे की जिसकी पूरी जाति में किसी को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। एक पल के लिए आप उस बच्चे के अंदर का डर महसूस करिए। आज हमारे बच्चे के साथ अगर कोई टीचर सीधे मुंह बात ना करे तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि वह अगले दिन स्कूल चला जाए। उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, मगर बावजूद उस जिल्लत के बाबा साहेब ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करी, बल्कि अपनी क्लास के बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल गए। उनकी पढ़ाई की वजह से उन्हें वजीफा मिला, विदेश पढ़ने गए। वो अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 3 PhD की, उनके पास 32 डिग्रियां थी। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि उन्हें मिली। उन्हें टोटल 9 भाषाएं आती थीं। लोगों का एक आध सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, मगर बाबा साहेब की अर्थशास्त्र से लेकर कानून और पॉलिटिक्स से लेकर सोशल साइंस जैसे विषयों में बराबर की पकड़ थी। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थीं। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि पिछले 1.5 सालों के इतिहास में शायद ही दूसरा कोई भारतीय होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा। शायद बाबा साहेब के आगे कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ है। वह अक्सर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी के दूध के तरह होती है, जो जितना पीता है वो उतनी तेजी से दहाड़ सकता है। इसके अलावा बाबा साहेब से जुड़े इतने किस्से हैं कि अगर मैं वो सारे किस्से कहानियां यहां बताने लगें तो कई दिन लग जाएंगे। मगर मुझे पता है, हैरानी की बात यह है, पता नहीं क्यों इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने किस वजह से बाबा साहेब को सिर्फ दलित राजनीति तक ही लिमिटेड करके रख दिया है। आज के समय में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद बाबा साहेब दलितों के ही नेता थे। सच तो यह है कि बाबा साहेब का जो इंटेलेक्चुअल लेवल था
अलग अलग इश्यूज पर जो उनकी राय थी, ओपिनियन थी, और वह जितने ईमानदार थे, ऐसी ईमानदारी तो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में किसी और नेता में नहीं दिखती। जैसे बाबा साहेब खुलकर कहते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता था, 1953 में बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने गांधी जी पर खुलकर अपनी राय रखी। बाबा साहेब ने यहां तक बोल दिया कि मुझे समझ में नहीं आता कि वेस्टर्न वर्ल्ड जी उनको लेकर इतना बावला क्यों रहता है। उन्होंने यहां तक कहा कि गांधी जी एक रूढ़िवादी हिंदू थे जो वर्ण व्यवस्था में यकीन रखते थे। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को बनाए रखने का एक साधन था। बाबा साहेब ने उस इंटरव्यू में बताया कि गांधी जी ने अपने विचारों से लोगों को धोखा दिया है। बाबा साहब ने उस इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी ने अपने वक्त में 2 अखबार निकाले। हरिजन के नाम से एक अखबार अंग्रेजी में निकाला और दूसरा गुजराती में निकाला, जिसका नाम दीन बंधु था। बाबा साहेब ने कहा कि अंग्रेजी अखबार में गांधी जी ने खुद को जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोधी बताया, क्योंकि अंग्रेज उस अखबार को पढ़ते थे और उन्हें अंग्रेजों के सामने खुद को खुले विचारों वाला दिखाना था। लेकिन गुजराती अखबार में गांधी जी के विचार बड़े रूढ़िवादी थे, क्योंकि गांधी जी को अच्छे से पता था कि जो इंसान गुजराती अखबार पढ़ रहा है, अगर उसे अपने पीछे लगाना है तो ऐसी ही बात कुछ में लिखनी पड़ेगी। बाबा साहेब गांधी जी से इस बात से भी काफी नाराज थे कि जब भी अनुसूचित जाति की बात होती थी तो गांधी जी बस छुआछूत खत्म करने की और उन्हें मंदिरों में एंट्री देने की बात करते थे, जबकि अंबेडकर का कहना था कि इससे अनुसूचित जाति के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। नहीं, आप उन्हें हर तरह से बराबरी देने की बात क्यों नहीं करते? जबकि गांधी जी का यह मानना था कि जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ है उसे पेशा उसी के हिसाब से चुनना चाहिए, और यह बात बाबा साहेब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए वह गांधी जी को दकियानूसी यानी कंजर्वेटिव बताते थे। अब बड़ा सवाल यह है कि जो भी पार्टियां आज गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर के नाम की राजनीतिक रोटियां सेंकती हैं, वह जनता को खुलकर क्यों नहीं बताती कि अंबेडकर जी के गांधी जी के बारे में क्या विचार थे? और जो भी पार्टी खुद को महात्मा गांधी की राजनीति का उत्तराधिकारी बताती है, उसे भी यह क्लियर करना चाहिए कि क्या गांधी जी सच में वैसा ही सोचते थे। हैरानी यह है दोस्तों, आज जो कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब के कथित अपमान पर इतना हल्ला कर रही है, वह यह बात क्लियर क्यों नहीं करती कि इन्हीं बाबा साहेब को हराने के लिए क्या नेहरू जी ने बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ 2 बार चुनाव प्रचार नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब नेहरू की कैबिनेट में कानून मंत्री थे। जब संविधान बनाने की बारी आई तो पहले तो नेहरू जी चाहते ही नहीं थे कि बाबा साहेब को संविधान बनाने वाली संविधान सभा में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि उस टाइम कांग्रेस और नेहरू जी की तरफ से संविधान सभा के लिए 296 मेंबर्स चुने गए थे, मगर उसमें बाबा साहेब को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद बाबा साहेब उस वक्त के संयुक्त बंगाल से मुस्लिम लीग के सपोर्ट से जीतकर संविधान सभा में आए, मगर देश के बंटवारे के बाद बाबा की सीट पाकिस्तान में चली गई तो उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो गई, मगर बाद में उन्हें संविधान सभा में शामिल कर लिया गया। अब हुआ यह कि जब संविधान बनाने की बारी आई तो बाबा साहेब यह चाहते थे कि औरतों को भी आदमियों के बराबर का हक मिले, मतलब वह उस वक्त यूनिफॉर्म बिल लाना चाहते थे, मगर इसके लिए नेहरू तैयार नहीं थे। यहां तक कि बाबा साहेब यह भी चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लाया जाए ताकि हिंदू मैरिज एक्ट में जो गड़बड़ियां हो उसे ठीक की जाए, मगर नेहरू इसके लिए भी तैयार नहीं थे। इसी से नाराज होकर बाबा साहेब ने नेहरू मंत्रिमंडल से रिजाइन कर दिया, मगर कांग्रेस और नेहरू जी का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। इसके बाद बाबा साहेब ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी पार्टी बनाई। खुद बाबा साहेब मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव में उतर गए, मगर नेहरू जी किसी कीमत पर भी बाबा साहेब को संसद में पहुंचने नहीं देना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब के ही एक असिस्टेंट नारायण काजोलकर को उनके खिलाफ इलेक्शन में उतार दिया। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने खुद का रोल करके उनके फेवर में 2 रैलियां की। यहां तक कहा जाता है कि बाबा साहेब को पड़े वोटों में से बहुत सारे वोटों को खारिज करवा दिया गया और बाबा साहेब वह इलेक्शन 17